आज सीधा सवाल में बात लड़ाई की। एक राजनीतिक लड़ाई तो चल रही है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और एक और लड़ाई की मैं बात करूंगा जिसकी चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई नहीं करता। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, थोड़ा सब्र, थोड़ा धैर्य, थोड़ा संयम बरतना होगा। पहले राजनीतिक लड़ाई पर एक निगाह डाल लेते हैं। लगातार राजनीतिक घटनाक्रम, खबरें आ रही हैं। 24 घंटे में सीटों का बंटवारा महाराष्ट्र में आने की खबर है। इसके साथ ही जो झारखंड में सीट फॉर्मूला है वो भी अपनी शक्ल अख्तियार करता दिखाई दे रहा है। पप्पू यादव का कांग्रेस में, उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है, अब वो कांग्रेसी हो गए हैं। तो बिहार की राजनीति में इसके क्या मायने? देर रात तक कांग्रेस की तीसरी लिस्ट भी आने की खबर आ रही है। उधर बदायूं हत्याकांड पर सियासत तेज हो गई है। हिंदू मुस्लिम एंगल तलाशे जा रहे हैं। बीजेपी समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग छिड़ गई है। 22 मार्च को बीजेपी ने, यानी कि आज से 2 दिन बाद, सीईसी की, अपनी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक बुलाई है। दिल्ली में यह बैठक होने वाली है और अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। समन पर समन आ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचे, वहां से भी कोई राहत नहीं मिली है। गिरफ्तारी होगी क्या? और शिक्षक भर्ती परीक्षा बिहार में, जिस पर मैंने एक कार्यक्रम भी किया था, सीधा सवाल पूछा था, कब तक यह नकल का बाजार, यह कारोबार, यह गोरख धंधा चलता रहेगा? अब वो परीक्षा रद्द हो गई है और छठी अनुसूची के लिए गतिरोध लद्दाख में बढ़ गया है। सोनम वांगचुक वहां पर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा ही नहीं रहा। 3 इडियट्स फिल्म के टाइम पे तो उनके बड़े इंटरव्यू लिए, असल मुद्दों पर लड़ाई लड़ने उतरे तो कोई खोज खबर नहीं ली जा रही है। अब महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन है वहां पर फॉर्मूला लगभग तय होता दिखाई दे रहा है। 23 सीटें उद्धव गुट को, कांग्रेस को 19 सीटें मिल सकती हैं, जबकि शरद पवार की एनसीपी को 6 सीटें मिलने की खबर है। यानी कि राजू शेट्टी और प्रकाश आंबेडकर की इंडिया यानी कि महाविकास अघाड़ी से छुट्टी तय है। जबकि 14 सीटें हैं झारखंड में। झारखंड की अगर बात करें, बंटवारा तय हो गया है। 7 सीटें कांग्रेस के खाते में सीनियर पार्टनर बनती दिखाई दे रही है। 5 सीटें जेएमएम लड़ेगी, 1 सीट आरजेडी, 1 लेफ्ट। और पप्पू यादव का मैं जिक्र कर रहा था, पप्पू यादव आ गए हैं अब कांग्रेस के खेमे में। उनकी पार्टी का विलय होगा। वो कल रात लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी से भी मिले थे। तो इंडिया को जो ऑक्सीजन की जरूरत थी बिहार में, क्या पप्पू यादव उसे दिला पाएंगे? और कुछ इलाके ऐसे हैं, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, वहां पर उनकी अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। इसके अलावा कांग्रेस अब देर रात एक और सूची जारी कर सकती है। ये तीसरी सूची होगी। 30 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान का अनुमान लगाया जा रहा है। उधर बदायूं की बात करें, अब ये बदायूं एक वीआईपी सीट हो गई है। शिवपाल यादव को उतार दिया है समाजवादी पार्टी ने। गला रेत कर वहां 2 मासूमों की हत्या कर दी गई। अब उसमें हिंदू मुस्लिम जो एंगल है वो भी तलाशा जा रहा है। समाजवादी पार्टी पर गुंडों के संरक्षण का आरोप, समाजवादी पार्टी कह रही है ये किस तरह का गुंडा राज चल रहा है और इससे सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है क्या? अब बीजेपी की 2 दिन बाद बैठक होगी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों पर चर्चा होनी संभव है। और अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। गाज, वो तलवार, जेल में जाने की तलवार उनके सर पर लगातार लटकी हुई है। और एबीपी न्यूज की खबर का असर, सीधा सवाल का असर बिहार में होता दिखा है। चुनावों से पहले जो बीपीएससी की परीक्षा थी, शिक्षक भर्ती को लेकर 4.25 लाख अभ्यर्थी थे। पर्चा लीक हो गया, पर्याप्त नहीं माना जा रहा था, पर लगातार हमने पीछा नहीं छोड़ा इस खबर का। तो अब वो परीक्षा रद्द की गई है, पर रद्द होना ही सल्यूशन नहीं है।
हल नहीं है। जल्द से जल्द ये परीक्षा होनी चाहिए। वो तारीख पर तारीख और वो लंबा इंतजार छात्र ना करें। तो ये तो हो गई चुनावी बातें, और चुनावी आंकड़े भी हम कई दिनों से लगातार आपको दिखा रहे हैं। ओपिनियन पोल पर ओपिनियन पोल, सर्वे पर सर्वे, कौन कितने पार, ये हम बता रहे हैं। लेकिन एक और सर्वे आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, जिसे सुनकर, आंकड़े देखकर आपके होश फाख्ता होने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। आंकड़े हैं अमीरी और गरीबी के, आर्थिक असमानता के, हमारे देश के। हम ताल ठोकते नहीं थकते कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। सबसे तेजी से विकास दर किसी देश की बढ़ रही है तो वो भारत की बढ़ रही है। 2047 में हमने विश्व गुरु बनने का संकल्प भी ले रखा है, और ये होना चाहिए। हम 5वीं क्यों, तीसरी भी और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। लेकिन अब लेकिन में दिक्कत वाली बात आ जाती है। एक आंकड़ा आया है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने यह डेटा दिया है। इस डेटा में देश के जो अरबपति हैं, बिलियनर्स, और बिलियनर का बड़ा आसान मतलब होता है 80 रुपए का डॉलर भी पकड़ लो, 82 के करीब है, तो जिसकी वक़्त 8,000 करोड़ से ऊपर की हो। तो हमारे देश में 2014 से 2022 8 सालों में जो अरबपति और खरबपति हैं, उनकी संपत्ति 280% बढ़ी, 280%। और आम आदमी की आय, आपकी मेरी हम जैसे लोगों की आय 27.8%, 280% और 27.8, 28 मान लो, 10 गुना जो संपत्ति है वो खरबपतियों की बढ़ी है। जो 1% लोग हैं वो 40.1% देश की संपत्ति के मालिक हैं, 1% लोग। और ऐसी आर्थिक असमानता जब गोरों की हुकूमत थी, अंग्रेजों के जब हम गुलाम थे, ऐसी आर्थिक असमानता की तस्वीर तब भी नहीं थी। चौंकाने वाली बात यह है, 10,000 देश में जो टॉप लोग हैं, उनके पास 22,600 करोड़ की संपत्ति है, 22,600 करोड़ की। एक आम नागरिक से 16,763 गुना। हमने 17,000 एक मोटी फिगर आपके सामने ग्राफिक्स में रखी है। हमारे देश में जो खरबपति हैं, अरबपति हैं, 100 के करीब होते थे, 102 2014 में। वो आंकड़ा 2022 में 142 के करीब हो गया था, 2023 में 169 पर आ गया, और 2024 में 186। अब मुझे किसी के अमीर होने से पेट में कोई दर्द नहीं होता, अमीर को और अमीर होने का पूरा हक है, पर गरीब और गरीब क्यों हो, उसमें मुझे पीड़ा भी होती है और पेट में जबरदस्त दर्द भी होता है, और आवाज में तलखी और तीखापन भी आ जाता है। जो गरीबों की हालत है देश में, जो नीचे के 50% लोग हैं, यानी कि 72 करोड़ लोग इस देश के, उनकी सालाना आय 71,000 रुपए है। 71,000, यानी कि महीने में 6,000 रुपए से कम है। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 72 करोड़ लोग 6,000 रुपए महीना भी ना कमा पाए। क्या यह चिंता का सबब नहीं है या नहीं होना चाहिए? 1% मलाई काट ले जाएं, 10%, और 10% में कौन आते हैं? और स्टूडियो में यह चर्चा शुरू करने से पहले एक आंकड़ा मुझे शरद कोहली ने याद दिला दिया।
कि इस देश में जो टॉप 10%, उनका आकलन क्या है, जो 25,000 रुपए महीना से ऊपर कमाए वो देश के टॉप 10% में आ जाता है। यानी कि मेरे दफ्तर में सब जो मेरे सहयोगी हैं सब इस देश के अमीर लोग हैं, 25,000 रुपए से तो ऊपर कमा ही रहे हैं। और 50% लोग 6,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे। उसमें थोड़ा और आंकड़े के अंदर घुसिए तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। किसान 10,218 रुपए महीने कमाता है, इसमें मजदूरी, पशुपालन, तमाम चीजें आ जाती हैं। विशुद्ध किसानी से वो महज 27 रुपए प्रतिदिन कमाता है, 27 रुपए प्रतिदिन। पूरे परिवार की आय जाकर 3700-3800 रुपए प्रति महीना होती है सिर्फ किसानी से। मनरेगा का मजदूर 7,500 रुपए कमाता है, 7,500। 1951 में जो टॉप 10% थे वो देश की 37% कमाई के हिस्सेदार थे। 82 में यह 30% हुआ, नीचे घट गया। और 2022-23 में 60%। 1% के पास 40% देश की संपत्ति। 9% और जोड़ दो तो 20% और बढ़ जाता है, तो उनके पास हो जाती है 60%। और जो बाकी बच गए, नीचे के 50% की बात करूं, जो 6,000 रुपए से कम कमा रहे हैं, उनके पल्ले हाथ देश की 15% से भी कम 13% कमाई आती है। तो दत्तात्रेय होसबोले ने तो 2022 में 23 में लगातार इस पर सवाल भी उठाए कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 23 करोड़ लोग 375 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा पाते। 10 लाख रुपए का कोई लोन लेने जाता है युवा, उसको लोन नहीं मिलता। लोन तो भाई अरबपतियों खरबपतियों को मिलेंगे, पैसा पैसे को खींचता है, खींचना भी चाहिए, पर गरीब को जब तक संसाधनों का पुट नहीं मिलेगा वो अमीर कैसे होगा। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। बहुत ही गंभीर विषय है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, देश में चुनावी लड़ाई, बढ़ती जा रही है समानता की खाई, और ओपिनियन पोल खूब आए, अमीर गरीब का सर्वे चौंकाए। ये सर्वे भी जरूरी है, और मैं इस बात पर ताल ठोकता हूं, एबीपी न्यूज ही वो मंच है जहां पर ये आंकड़े दिखाने भी का भी मादा है, वो दमखम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।